हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज क्लासेस। तो हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल नोशन, यानी इसका जो हमने दो टाइप पढ़ा था ना ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी के अंदर। तो एक हमारा टाइप क्या था, एक्सटर्नल, तो दूसरा क्या रहेगा, इंटरनल। एक्सटर्नल में हमने क्या देखा था कि कोई भी जो कंट्री है उसको बाहर की कंट्री से क्या थ्रेट रहता है, क्या उसको चुनौती मिलती है, कैसे वॉर वगैरह जो होती है वो हमने एक्सटर्नल सिक्योरिटी में देखा था। लेकिन आज हम बात करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में कि आपके देश के अंदर ही, यानी आप अपने देश में रह रहे हो तो वहां पर भी हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, क्या वहां पे जो है कॉन्फ्लिक्ट के कारण हो सकते हैं, क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम इंटरनल सिक्योरिटी में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में देखा, इसके बारे में हमने पढ़ा, तो उसके बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि जो सिक्योरिटी है क्या वो एक्सटर्नल ही होती है, मतलब हमें एक्सटर्नल चीजों से ही अपने आप को सेव करना है। इंटरनली जो देश के अंदर जो परेशानियां चल रही हैं, देश के अंदर जो दिक्कतें आती हैं, जो इंटरनल पीस जो है मेंटेन नहीं रहता, क्या वो थ्रेट नहीं है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना ही चाहिए कि ऐसा क्यों जरूरी है कि भाई एक्सटर्नल थ्रेट ही जो है ज्यादा कंसिडर किया गया है, इंटरनल थ्रेट को जो है कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके दिमाग में ये चीज जरूर आनी चाहिए, आप अपने आप से ये चीज जरूर पूछिए कि जो सुरक्षा है क्या वो मतलब बाहरी चीजों से ही जरूरी है, अंदर की चीजों से जरूरी नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या है ना, देखो जैसे क्या होता है ना, बाहर के लिए कोई भी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बने हैं। जैसे बाहर का कहने का मतलब है कि जो बाहर की जो सिक्योरिटी है, तो हमें नहीं पता है कि जो सामने वाला जो कंट्री है वो कब आपके जो खिलाफ है वो साजिश रच रहा है ना, आपके खिलाफ जो है कब आक्रामक हो सकता है और आपके ऊपर अटैक कर सकता है, हमको नहीं पता। तो इसीलिए हमको यहाँ पे थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। अंदर क्या है, अंदर अंदर का मतलब है कि आपके देश के अंदर आप अंदर रह रहे हो, अपने डोमेस्टिक कंट्री में रह रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, उसको संभालने के लिए हमारे पास यहाँ पे हमारी सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है। जो भी क्लैशेस होते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो वो सब यहाँ पे क्या है, सरकार की निगरानी के अंदर में है। तो इसीलिए क्या है, इसको थोड़ा लेस कंसिडर किया गया है। यहाँ पे भी इसको माना गया है कि हाँ भाई आंतरिक सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती है। जैसे आपने देखा होगा कि ट्राइब्स वगैरह में होती है, हमारे जो इंडिया में मणिपुर में मतलब लास्ट ईयर जो है कितने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, कितनी ज्यादा क्लैशेस वगैरह प्रॉब्लम हुई थी वहां पे, है ना। और जैसे आप मतलब कहीं ना कहीं आप रीजनली देखते ही रहते होंगे, और यहाँ पे क्या है, जैसे हिंदू मुस्लिम वगैरह का पंगा चलता रहता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये कंट्री के अंदर ही तो हो रही हैं। तो कौन सा कोई कंट्री जो है बाहर से आके हमारे ऊपर बॉम्ब फोड़ रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। ये अंदर की ही इंटरनल जो सिक्योरिटी है, इंटरनल जो पीस है वो हार्म हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो वॉयलेंस देश के अंदर हो रहा है क्या वो थ्रेट नहीं है। तो बिल्कुल थ्रेट है, इसीलिए तो हमने इसको ट्रेडिशन में डाला है कि भाई ट्रेडिशनल में कहने का मतलब है पारंपरिक तरीके से जो दो तरीके की सुरक्षा बताई गई है हमारे राइटर्स के द्वारा, वो यहाँ पे सेकंड टाइप यही है। लेकिन क्या है, इसको थोड़ा कम कंसिडर करते हैं। तो अगर कोई कंट्री है जब वो अपने ही देश के अंदर यहाँ वॉयलेंस को फेस कर रहा है, तो वो बाहर अपने आप को कैसे सेव करेगा, है ना। बाहर की जो सुरक्षा है वो कैसे कर पाएगा, अपने देश को बचाने के लिए कैसे सुरक्षित रख पाएगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर कोई कंट्री जो है वो अंदर से ही खोखला है, तो अपने आप को वो बाहर कैसे अच्छा रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज बता रहा है। उसके बाद आगे हम देखें तो यहाँ पे बात हो रही है ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी के बारे में, हम देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि पारंपरिक तरीके से जो आंतरिक सुरक्षा भी है ना, वो भी एक थ्रेट है, उसके बारे में भी हमें जरूर देखना चाहिए। लेकिन क्या हुआ था ना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है इसको लीस्ट कंसिडर किया गया, इसके बारे में कम ध्यान दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो अमेरिका ने जो जापान के ऊपर अटैक किया था, तो वो इतना खतरनाक अटैक था कि सबका जो ध्यान है वो अपनी बाहरी सुरक्षा को ही मेंटेन करने में लग गया कि भाई हमें बाहर की कंट्री से अपने आप को सेव करना है। तो इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है यहाँ पे जो कंट्री थे, जो पावरफुल कंट्रीज थे ना, वो अपने इंटरनली बहुत स्ट्रांग थे, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने क्या है, एक्सटर्नली चीजों पे ज्यादा ध्यान लगाया। तो उसके बाद आगे यहाँ पे बोल रहा है कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है ना, वो उसके कंसर्न्स होते हैं। गवर्नमेंट किस तरीके से अपने देश को चला रही है, कैसे पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन कर रही है। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस सिचुएशन को बहुत कम कंसिडर किया गया, ये जो कॉन्टेस्ट है इसको बहुत कम कंसिडर किया गया, और उसको यहाँ पे ये समझा गया कि भैया स्ट्रॉन्ग कंट्री है तो वो सरकार तो अच्छी चलाएगा ही, तो वो अपने आप को और अपने देश को जो है मेंटेन करके रखेगा ही, ठीक है। और यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग कंट्री के माध्यम से अगर देखें तो यहाँ पे दो एग्जांपल बताए जा रहे हैं, एक है यूएस और दूसरा है यूएसएसआर, जिसको सोवियत यूनियन बोलते हैं, ठीक है। तो सेकंड
वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे ही आपका जो एक्सिस ग्रुप खत्म होता है तो जो अलायंस ग्रुप है वो यहाँ पे सारे जो पावरफुल कंट्रीज होते हैं ना उन्हीं का संगठन होता है, जैसे यूएस हो गया, यूएसएसआर हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारे के सारे जो कंट्री हैं ये सारे पावरफुल हैं। तो यही एक पूरा हेजीमन बना के रखते हैं वर्ल्ड के अंदर, उसमें भी खासकर यूएस जो होता है। लेकिन बाद में देखो धीरे धीरे क्या है, जब ये सारे एक साथ थे ना, सारे जब ये फ्रेंड्स थे तो इसके अंदर से भी यहाँ पे क्लैशेस होने शुरू होते हैं और जन्म होता है कोल्ड वॉर का। ठीक है ना, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो थे और कैसे यूएस और यूएसएसआर जो हैं इन्होंने कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम फेस नहीं करी अपने कंट्री के अंदर, तो इसी वजह से इन्होंने बोला कि भैया हमें अंदर नहीं, हमें बाहरी सुरक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है, बाहरी जो थ्रेट हमको मिलता है उससे अपने बॉर्डर्स को बचाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से जो पावरफुल कंट्रीज है ना उनको एक्सटर्नल थ्रेट क्या है, मतलब किस चीज की चिंता सता रही है, क्या उनको खतरा है, बाहरी खतरा क्या है, उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भाई देखो जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, 1939 से लेकर 1945 तक क्या चला, ये चला सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ये दो गुटों में हुआ था, एक आपका अलायंस ग्रुप था और दूसरा आपका एक्सिस ग्रुप था। अलायंस ग्रुप में जो है इसमें क्या है, आपका यूएस हो गया, यूएसएसआर हो गया और उसका ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये जितने भी पावरफुल कंट्रीज हैं ये एक गुट में थे, और दूसरे वाले गुट में जर्मनी हो गया, जापान हो गया, ये सारे कंट्रीज जो हैं ये एक्सिस ग्रुप में थे, जिसमें हिटलर था ना, जर्मनी का हिटलर। तो ये दोनों में क्या हो रहा था, इन दोनों में हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कौन जीता, भाई अलायंस ग्रुप जीता, हमें पता है। अमेरिका जो इसमें था इसने अटैक कर दिया जापान के ऊपर, और जापान यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया एक तरीके से। हिरोशिमा नागासाकी के अटैक के बाद यहाँ पे सरेंडर कर दिया, पूरी तरीके से टूट गया और यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हो गया। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे स्टार्ट होगा नेक्स्ट कोल्ड वॉर। ठीक है, अब ये कोल्ड वॉर जो है, अब देखो ये एक समय पे क्या थे, एक ही गुट में थे, एक साथ मिले हुए थे, सब फ्रेंड्स थे, लेकिन इन्हीं में से जो दो लोग हैं ना, एक का नाम है यूएस और दूसरे का नाम है यूएसएसआर, ये यहाँ पे इनकी चलती है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या होती है स्टूडेंट, एक दूसरे से चिड़ाचिड़ी, मन में दुश्मनी है ना, एक दूसरे से जलना चिड़ना, मतलब कि किसी तरीके से बगावत पे उतर आए उसके कंट्री के लोग, ऐसे करके, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट जो हथियारों से अटैक नहीं होता है, यहाँ पे एक तरीके से क्या चलता रहता है, जैसे पड़ोसियों में नहीं चलती रहती है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे इनकी चल रहा था कि भाई ये तरक्की ना कर ले, ये किसी तरीके से हमसे नीचे रहे, हमसे डाउन में रहे, ऐसे करके यहाँ पे 1961 से लेकर, एक 1961 क्यों बोलेंगे हम, 1945 के बाद से ही और 1991 तक जो है इनका कोल्ड वॉर चलता रहता है, धीरे धीरे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कोल्ड वॉर देखा। अब कोल्ड वॉर में भी क्या होता है, एक साइड में यूएस हो गया, दूसरे साइड में यूएसएसआर हो गया। अब यहाँ पे यूएसएसआर को हार माननी पड़ती है, क्योंकि यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी होती है, जो उसका कॉन्सेप्ट होता है ना कम्युनिस्ट वाला, तो उसको यहाँ पे हार फेस करनी पड़ती है, क्योंकि इसकी जो जनता है वही बगावत पर उतर आती है, इंटरनल सिक्योरिटी खत्म हो जाती है, इंटरनल पीस खत्म हो जाता है। ये बहुत अच्छे से मैंने समझाया है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाले चैप्टर में, आप जरूर देखना कि किस तरीके से यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है, खत्म होता है। ठीक है, तो चलो टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे बात कर रहा है कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर होता है। और यहाँ पे जो यूएस है, अब देखो यूएस जो है वो वेस्टर्न अलायंसेस कर लेता है, वेस्टर्न अलायंस मतलब यूरोप के साथ एक यूएस का क्या है ना, एक बहुत बड़ी आर्मी, एक बहुत बड़ा सैन्य गुट है जिसको नाटो बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आज की डेट में 32 कंट्री है, 32 कंट्रीज का वो एक ग्रुप बन चुका है। तो ये यहाँ पे क्या है, ये अलायंसेस ही तो है। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे जो यूएसएस है वो भी अलायंस कर रहा था और जो सोवियत है वो भी अपना अलायंस करने में लगा हुआ था। तो जो भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के जितने भी कंट्रीज हैं वो सब सोवियत के साथ थे, और जो भी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के जो कंट्रीज हैं वो किसके साथ थे, वो यूएस के साथ थे। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखेंगे यहाँ पे इन लोगों को क्या होता है। अब ये अलायंसेस तो कर लेते हैं, अब जैसे ये नाटो बनाई थी, यूएस ने नाटो बनाई थी, ऐसे ही सोवियत यूनियन ने क्या बनाया था, वॉर्सो पैक्ट बनाया था। लेकिन भाई वो सोवियत यूनियन ही खत्म हो गया तो वॉर्सो पैक्ट कहाँ टिकेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये लोग दोनों क्या करते हैं, अपनी अपनी फोर्सेस के, अपने अपने डिफेंस के अलायंसेस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं ये हम पर अटैक न कर दें, कहीं ये हम पर एक आक्रमण न कर दें। तो इसी वजह से यहाँ पे जो है ये लोग गुट बनाने में
लगे रहते हैं। आगे आते हैं अब स्टूडेंट, यहाँ पे बात हो रही है देखो अब किसके बारे में, जो यूरोपियन कंट्रीज थे ना। अब देखो आपको पता ही होगा कि यूरोप ने पूरे वर्ल्ड में अपनी कॉलोनीज बना रखी थी। एक समय पे हम भी उसकी कॉलोनी के अंडर में ही आते थे, है ना। अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, यहाँ तक कि चाइना में भी अपनी कॉलोनी बना रही है। हर जगह इसने अपना साउथ अफ्रीका है ना, अफ्रीका का जितना भी पूरा कॉन्टिनेंट की कंट्री है, तो यहाँ पे इसने अपनी कॉलोनीज बना रखी थी और जितने भी कंट्रीज में रिसोर्सेस है सारे के सारे अपने अंडर में कर रखे। अब यूरोपियन कंट्री को ये डर था कि हमने जो कॉलोनीज बना रखी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जिस कंट्री में हमारी कॉलोनी है, जैसे सपोज करो फ्रांस की जो कॉलोनी है वो क्या है, वियतनाम, ठीक है ना। और जैसे ब्रिटेन की जो कॉलोनी है वो साउथ अफ्रीका वगैरह में है कई सारी, तो इन्होंने अपनी कॉलोनीज बना रखी थी। तो ऐसे इनको डर लगता है कि कहीं ये लोग हमसे इंडिपेंडेंस होने की मांग न कर दें, कहीं हमसे न लड़ जाएं, हमसे अलग होने की मांग न कर दें, हमारे खिलाफ बगावत न कर दें। तो ये डर किसको सता रहा था, ये डर सता रहा था यूरोपियन पावर्स को, जो यूरोपियन कंट्रीज थे, ठीक है। और इसका हमें एविडेंस देखने को भी मिलता है यहाँ पे कि जो फ्रांस है, फ्रांस की जो फाइटिंग होती है वो किसके साथ होती है, वियतनाम के साथ होती है। और जो ब्रिटेन है, जो ब्रिटिश यानी लंदन जिसको बोलते हैं, इंग्लैंड जिसको बोलते हैं, उसकी जो फाइटिंग होती है वो केन्या में होती है। आई होप आपको ये कंट्रीज पता होंगे कि वियतनाम कहाँ है। ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन के अंडर में आता है। चलो मैं आपको बता ही देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, ये यूनाइटेड किंगडम है जिसको ब्रिटेन बोला जाता है। तो इसकी कॉलोनी क्या थी स्टूडेंट, इसकी कॉलोनी थी केन्या। तो केन्या कहाँ पे है, ये देखो ये यहाँ पे है। साउथ अफ्रीका जो है ये इसकी कॉलोनी के अंडर में ही आता है ये। तो ये कभी इसके अंडर में रहता था, मतलब इसका गुलाम था कभी एक समय पे। इसकी कॉलोनीज यहाँ पे बसी हुई थी, रिसोर्सेज के मामले में ये लोग ऐसे अपना बना के रखते थे अड्डे। उसके बाद यहाँ पे जो है ये जो फ्रांस है, और फ्रांस की कॉलोनी कहाँ पे है, ये आपका वियतनाम पड़ता है इधर। ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का ही पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है, इनको ये डर था कि कहीं हम पे अटैक ना करते। तो इसका हमने एविडेंस भी देख लिया कि यहाँ पे जो है इनको जूझना पड़ता है, इनको यहाँ पे लड़ना पड़ता है। 1950s के समय पे जो है यहाँ पे लड़ाई होती है फ्रांस में एंड वियतनाम में। और 1960 के दशक में किससे लड़ाई होती है, ब्रिटेन और केन्या में लड़ाई होती है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे कि 1940s के बाद से क्या होता है ना, जो ये कॉलोनीज बनी हुई थी, जो यूरोपियन कंट्रीज की, ब्रिटेन की, फ्रांस की जो कॉलोनीज बनी हुई थी, इन्होंने अपने आप को आजाद होना घोषित कर दिया था कि भाई अब हम जो है आजाद रहना चाहते हैं, अब हम आपके अंडर में नहीं रहना चाहते। तो किसी न किसी तरीके से यहाँ पे शुरू हो जाता है ये सारी चीजें ना आजाद होने वाली। तो जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे ना, जो नए नए आजाद हुए थे, उसमें से भारत भी एक था। तो यहाँ पे क्या है, जो कंट्री आजाद हो रहे थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोल्ड वॉर की अलायंसेस में अपनी भागीदारिता दी। अब देखो कोल्ड वॉर मैंने आपको बताया किसके बीच में हो रहा है, यूएस के बीच में और यूएसएसआर के बीच में। अब जो नए देश आजाद हो रहे हैं यूरोपियन कॉलोनीज से, तो वो क्या कर रहे हैं, या तो जो यूएस के साथ अलायंस बना रहे हैं या फिर यूएसएसआर के साथ जो है अलायंस बना रहे हैं। लेकिन इससे दिक्कत ये हो जाती है स्टूडेंट कि अगर सपोज करो कोई कंट्री जो है वो यूएस के साथ अलायंस बना रहा है, तो उसको दुश्मनी मोल लेनी पड़ती यूएसएसआर से। और यहाँ पे उनको ये डर था कि भाई अगर हम इसके फ्रेंड बन जाते हैं तो इसके दुश्मन बन जाएंगे, यूएसएसआर के दुश्मन बन जाएंगे, और यूएसएसआर के फ्रेंड बन जाएंगे तो यूएसए के दुश्मन बन जाएंगे। तो बड़ी दुविधा थी इन लोगों के साथ। इसीलिए इसी दुविधा को हमारे भारत ने क्या किया था, हमारे भारत और उसके साथ मिलके 5 कंट्री, मतलब भारत को मिला के 5 कंट्रीज जो है, इन्होंने नैम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। इसका मतलब होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी हम भाई किसी के साथ नहीं है, ना तुम्हारे साथ है ना तुम्हारे साथ है, ठीक है। क्योंकि अगर हम साथ हो भी जाते, तो हम नए नए तो आजाद हुए थे, हमारे पास इतनी ज्यादा गरीबी थी, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, रिसोर्सेज नाम मात्र के थे, एजुकेशन में हम बहुत पिछड़े हुए थे, टेक्नोलॉजी हमारे पास थी नहीं, तो कुछ था ही नहीं। तो अगर हम लड़ते भी ना, तो ये मान लो कि हमारा जो रहा सहा जो थोड़ा बहुत था ना, वो भी हमसे छिन जाता। तो इसीलिए हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे और हम अपना जो है एक अलग ग्रुप बनाएंगे। हमारे ही जैसे और देश थे, जैसे इजिप्ट हो गया है, यूगोस्लेविया हो गया है, तो ऐसी कंट्री हमारे साथ मिलके जो है नैम की फाउंडेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब जो कंट्री जो नैम में नहीं आए थे वो चाहते थे कि भैया हम यूएस और यूएसएसआर के साथ मिल जाएं, तो उनको दूसरे जो गुट है उससे हॉस्टिलिटी का भी एक डर था, ठीक है। कोल्ड वॉर का भी मतलब ये मान लो कि कोल्ड वॉर, जैसे अभी यहाँ पे क्या है, कोल्ड वॉर तो जो है वो 2 वर्ल्ड में हो रहा है, एक वर्ल्ड यूएस है, दूसरा वर्ल्ड क्या है, यूएसएसआर है। लेकिन जो तीसरा वर्ल्ड है ना, जो नए कंट्रीज आ रहे हैं इंडिपेंडेंट होके, तो इनके बीच में यहाँ पे बहुत लड़ाइयां चलती हैं एक दूसरे के साथ। जैसे अफगानिस्तान है वो कजाकिस्तान से लड़ रहा है,
है ना। मतलब कहने का है कि नाम तो हो जाता है कोल्ड वॉर का कि हाँ भाई हम इसके साथ अलाइज हैं, इसके साथ अलाइज हैं, लेकिन वो अपनी अलग से पर्सनल दुश्मनी जो है यहाँ पे निकालते हैं। तो जो थर्ड वर्ल्ड था उसके अंदर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो ज्यादा देखने को मिले थे। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से जो सुपर पावर है, कंट्री सुपर पावर कौन से कंट्री है, यूएस हो गया, सोवियत यूनियन हो गया, तो इनके बीच में जो कोल्ड वॉर चल रही थी, लेकिन यहाँ पे जो थर्ड वर्ल्ड था वो कुछ ज्यादा ही यहाँ पे एक्टिव था। में जो एक फियर था ना कि किस तरीके से हम जो कॉलोनी से इंडिपेंडेंट भी अगर हो गए ना, तो उसके बाद क्या है यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन पावर है, जो रूलर्स हैं उसके, कहीं वो लोग हमको यहाँ पे थ्रेट ना पहुंचाए, हमारे साथ यहाँ पे लड़ाई ना लड़े, क्योंकि हम आजाद होने की मांग कर रहे हैं ना, इसलिए। तो यहाँ पे एक डर क्या है, डर मतलब यहाँ पे सभी जो पूरा वर्ल्ड है ना वो एक थ्रेट में ही जी रहा था। ठीक है, कोई किसी में है, कोई किसी में है। यहाँ पे कोल्ड वॉर का जो एक माहौल बना हुआ था ना, तो इसमें पूरा वर्ल्ड जो है एक तरीके से ये मान लो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ही हो गया था। बस ये क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट फाइट नहीं हुई है, लेकिन फाइट तो थर्ड वर्ल्ड ने यहाँ पे क्या है, थर्ड वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया, जो अदर कंट्रीज हैं, यूएस और यूएसएसआर के अलावा जो कंट्री हैं वो तो लड़ रहे हैं। जैसे अभी भी हो रहा है, रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई है उसको तकरीबन 2.5 साल हो गया है और उनकी लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हो रही है। उसके बाद यहाँ पे अभी नई देखो नया स्टार्ट हो गया है, ईरान एंड इजराइल। ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया है। अब यहाँ पे इजराइल भी चुप नहीं बैठेगा भाई। ठीक है, तो वो भी क्या है, अब अपना जो अटैक है काउंटर अटैक दिखाएगा कि किस तरीके से हम भी पीछे न रहे, हम भी तुमसे आगे हैं। तो ये सब चलता रहेगा यहाँ पे, और ऐसे ही करके अगर और जो थोड़े थोड़े गुट बन के यहाँ पे लड़ाइयां होने लगी ना, तो उसी को हम थर्ड वर्ल्ड वॉर का नाम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो वॉर होती है ना, उसमें जो आम जनता है उसको कितना नुकसान होता है, ये मतलब सरकार नहीं जान सकती है। सरकार तो बस ऑर्डर दे देती है और खुद जाके छुप जाती है अच्छे अच्छे उसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो जनता है, जो सोल्जर्स हैं, वो बेचारे बहुत पिसते हैं सब चीजों में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यह बात करेंगे जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, जो एशिया और अफ्रीका से निकले थे, तो उनके लिए यहाँ पे दो चैलेंजेस बहुत ज्यादा मुख्य थे। दो चैलेंजेस उनके सामने खड़े हुए थे। एक चैलेंज तो ये था कि किस तरीके से जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट करा जाएगा ना नेबरिंग कंट्री के द्वारा। अब जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं इंडिया को। ठीक है, तो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री हैं, एक पाकिस्तान हो गया, दूसरा चाइना हो गया। तो ये जो दोनों कंट्री जो हैं हमारे, ये पड़ोसी जरूर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डर हमको इन्हीं से है। हमारे जो पड़ोसी हैं यही हमको थ्रेट दे सकते हैं। तो इसीलिए एक तो यहाँ पे चैलेंज था कि हमको इनको भी यहाँ पे संभालना है कि भाई ये हम पर अटैक ना कर दें। दूसरा, जो देश के अंदर जो विपत्तियां आ रही हैं, चाहे वो गरीबी को लेकर आ रही हैं, चाहे यहाँ पे जो अंदर जो गुट हैं अपने नए नए बना के जो लोग हैं आंदोलन करने लग रहे हैं, है ना। कभी यहाँ पे देखो जो तमिल टाइगर वाला जो किस्सा है वो यहाँ पे एक नया देखने को मिल रहा है, जो धर्म के खिलाफ यहाँ पे लड़ाई देखने को मिल रही है। तो इन सब चीजों को भी संभालना है, अंदर की जो चीजें हैं, अंदर देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं इनको भी संभालना है। कहीं कोई जो है वो भाषा के लिए लड़ रहा है, कहीं कोई जो है वो रिवर वाटर के लिए ही लड़ रहा है, तो इनको भी देखना है। तो यहाँ पे क्या है, जो अफ्रीका और जो एशिया के जो कंट्रीज है ना, उनके सामने यहाँ पे दो चैलेंजेस थे। एक चैलेंज ये था कि कैसे नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो थ्रेट होगा, जो नेबरिंग कंट्रीज जो है कहीं उन पर अटैक ना करते, उस चीज को भी देखना है। और दूसरा, जो उनके इंटरनली जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इंटरनली जो चीज है उसके लिए भी यहाँ पे इनको सावधान रहना है। और उसके बाद यहाँ पे जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है, जैसे इजिप्ट हो गया, जैसे इंडिया हो गया, जैसे घाना हो गया, ये सारे जो कंट्रीज हैं इनको इतना डर यूएस और सोवियत यूनियन से नहीं है जितना कि इनको किससे है, अपने ही देश के आसपास जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई पंगा जो है वो टेरिटरी को लेकर चल रहा है कि भाई हमारा इतना एरिया है, जैसे पाकिस्तान को हमेशा जम्मू कश्मीर चाहिए तो वो टेरिटरी को लेके लड़ रहा है, कहीं पे यहाँ पे पॉपुलेशन को लेके क्लैशेस हो रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये भी देखने को मिलती हैं। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो न्यू स्टेट्स थे, तो यहाँ पे मांग उठी थी सेपरेटिस्ट मूवमेंट की। सेपरेट का मतलब क्या है, यहाँ पे मणिपुर को अलग कंट्री बनना है, नागालैंड बोल रहा है भैया मेरे को तो इंडिया में नहीं रहना, मुझे तो अलग देश बनाना है। ठीक है, यहाँ पे और जैसे कि अब पंजाब है वो बोल रहा है कि हमको भाई खालिस्तान बनाना है, जैसे इन्होंने जैसे मुस्लिम्स ने पाकिस्तान बनाया है ना, तो ऐसे हमको भी खालिस्तान बनाना है। तो ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी यहाँ पे बहुत देखने को मिलते हैं। तो इससे भी इंडिया जो है वो बहुत परेशान होता है। वो बोलता है भाई बाहर की चीजों को देखूं कि अंदर की चीजों को देखूं, मतलब बाहर से भी थ्रेट है ना। एक्सटर्नल थ्रेट हमारे ऊपर कब हो जाए, देखो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर 4 बार अटैक किया है, कहने का मतलब है 4 बार हमारी वॉर उनसे हो चुकी है। चाइना ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। तो ये जो पड़ोसी हमें चैन से जीने नहीं दे रहे, और ऊपर से देश के अंदर जो ये माहौल बना हुआ है, तो इन दोनों ही चीजों को फेस करता है हमारा भारत। लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि भाई एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो थ्रेट होते हैं
ये एक तरीके से यहाँ पे मर्ज होते हुए दिखे हैं लोगों को, क्योंकि ये दोनों ही चीजों को एक साथ संभाल रहे हैं। और उसके बाद सेपरेटिस्ट मूवमेंट मैंने आपको बता दिया है, ये भी बीच बीच में जो टेंशन है वो क्रिएट करने का काम करते रहे हैं। और ये मान लीजिए कि 1946 से लेकर 1991 का जो समय था ना, ये इतना ज्यादा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहा है इन सब चीजों को लेकर, है ना, बाहरी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा जो है, इसको मतलब सिक्योरिटी को लेकर बहुत थ्रेट रहा है। इतना 200 सालों में नहीं हुआ है जितना इतने ही सालों में यहाँ पे हो गया है। ठीक है, 95% तो यहाँ पे हमें सिविल वॉर ही देखने को मिल जाती है। ठीक है, सिविल वॉर मतलब एक तरीके से हम बोलेंगे उसको आंतरिक युद्ध जो है वही देखने को मिल जाता है। पड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहा है, कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो उसके बारे में आगे हम देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि भाई इतना हमको 200 सालों में भी देखने को नहीं मिला जितना हमको इतने ही समय में देखने को मिल गया है। इससे क्या है, यहाँ पे जो पड़ोसी देश है इन्हीं के बीच में यहाँ पे जो युद्ध की स्थिति है वो बनी रहती है। और जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, जो नए नए आजाद हुए हैं, उनके लिए यहाँ पे ये सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मसला है। अपनी सुरक्षा करने के लिए इनके सामने एक चुनौती है कि भाई हम किस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करके रखें, अपने देशवासियों को हम यहाँ पे शांति से कैसे रहने दें, कैसे उनका जीवन सिक्योर करें। ये जो है न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप ये पिक्चर्स वगैरह देख लेना। देखो यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड के बारे में बता रहा है। एक्चुअली थर्ड वर्ल्ड क्या है, वही होने वाला है जहाँ पे हम पॉवर्टी के खिलाफ लड़ेंगे, लिटरेसी के खिलाफ लड़ेंगे, डिजीजेस के खिलाफ लड़ेंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो ये आर्म्स एंड एम्युनिशंस वगैरह खत्म हो जाएंगे एक समय पे, और हमारे सामने जो ये चुनौतियां है ना, ये बहुत बड़ी बनने वाली है आगे भविष्य में, और एनवायरमेंट के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वीडियो होती है फिनिश स्टूडेंट, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।